जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2026 का एक महत्वपूर्ण क्लास कक्षा 10 की हिंदी देखने जा रहे हैं। ये आपका मॉडल पेपर 5वां होगा। इससे पहले आप लोगों का कई मॉडल पेपर हो यानी 4 हिंदी का हो चुका है और 7 मॉडल पेपर आप लोगों का इंग्लिश का हो चुका है। उन समस्त क्लासेस को देखने के लिए और नई क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक करके अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपका सिलेबस है वो 2 खंडों में, पेपर 2 खंडों में विभक्त होता है, खंड आ और खंड बा। जिसमें खंड आ क्या होता है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसमें जो आपका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। कौन से युग के हैं? भारतेंदु युग या द्विवेदी युग या फिर शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो बच्चों, जो बाबू गुलाब राय जी हैं ये शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के हैं? शुक्ल युगीन लेखक हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि कौन सी विधा की रचना है? निबंध है या फिर कविता है या नाटक है या कहानी है? तो चिंतामणि क्या है बच्चों? चिंतामणि एक निबंध है। लेखक इसके कौन है? तो चिंतामणि निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न आप लोगों का प्रश्न संख्या 3 कह रहा है गबन किसकी रचना है? क्या मुंशी प्रेमचंद जी की है या जयशंकर प्रसाद या फिर निराला या हरिकृष्ण प्रेमी? तो गबन किस विधा का है बच्चों? गबन है उपन्यास विधा का। कौन सी विधा का रचना है? उपन्यास विधा का रचना है। और लेखक कौन है इसके? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 तक या 1919 से 1938 तक या 1900 से 1918 तक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कब से कब तक है बच्चों? 1919 से लेकर के 1938 तक, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है या फिर साक्षात्कार या भेंट वार्ता है या फिर आत्मकथा है या फिर रेखा चित्र है? नीड़ का निर्माण फिर ये जो है यह है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। और इसमें इन्होंने अपने दुख का वर्णन किया है कि जब इनकी पत्नी मर जाती हैं तो उसमें लिखते हैं, यानी आत्मकथा इन्होंने लिखा है ये। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि शब्दों का व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम क्या कहलाता है? जो शब्दों का व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम है उसे क्या कहा जाता है? पदक्रम या फिर सानिध्यता या फिर सार्थकता या फिर जिज्ञासा? तो क्या कहते हैं बच्चों? तो शब्दों का जो व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम होता है इसे पदक्रम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे कहते हैं, मतलब क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार। तो वो क्या होगा? कर्मणि प्रयोग होगा या कर्तरि प्रयोग होगा या फिर भावे प्रयोग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों, जब वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होगी तो वो कर्मणि प्रयोग होगा। कौन सा प्रयोग होगा? कर्मणि प्रयोग होगा। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि सीता ने पत्र लिखा
सीता ने पत्र लिखा। इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है? कौन सा वाच्य है इसमें? भावे प्रयोग है या कर्तरी प्रयोग है या फिर कर्मणि प्रयोग है या इनमें से कोई नहीं है? क्या है बच्चों? तो सीता ने पत्र लिखा, अगर हम इस वाक्य को देखें तो इसमें क्या है? कर्तरी प्रयोग है, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार है। किसके अनुसार है? तो कर्ता के अनुसार है। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अवनी चाय बना रही है। अवनी चाय बना रही है, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य पहचानिए। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों अवनी चाय बना रही है, ये क्या है? ये आप लोगों का कर्तवाच्य है, क्योंकि कर्ता के अनुसार है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 में शायद मैंने आपको कर्तरी प्रयोग बताया, जबकि पत्र पुल्लिंग है। पत्र के अनुसार पुल्लिंग ले रहा है और सीता स्त्रीलिंग है, तो लिखी अगर हो तब क्या हो जाता? अगर लिखी होता तो यहाँ पर कर्तरी प्रयोग हो जाता, लेकिन ये बेटा कर्मण प्रयोग है। सी वाला विकल्प इसका हो जाएगा। 9वां प्रश्न हम लोग देखे हैं, अब 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है। वाक्य के लिए कर्तवाच्य का रूप होगा, मतलब ये कर्मवाच्य में है और इसे कर्तवाच्य में लाना है, तो क्या होगा? देशभक्तों द्वारा की गई शहादत को आज भी याद करते हैं, या फिर शहादत को आज भी याद किया जाता है देशभक्तों की, या फिर देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा बच्चों इसमें? तो इसमें कर्तरी प्रयोग करा कर्ता के रूप में, तो क्या हो जाएगा? देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 है कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी। मतलब ये कब का समय है? तो जब भगवान राम के पिताजी दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय शोक से व्याकुल होकर के सभी नारियां, सभी रानियां वहाँ पर रो रही हैं और उनके सौंदर्य, उनके बलों का वर्णन कर रही हैं। इसमें कौन सा रस है? तो भैया दुख है यानी शोक है, तो क्या होगा? करुण रस होगा या श्रृंगार रस होगा या फिर शांत रस होगा या वीर रस होगा? क्या होगा बच्चों? तो इसमें होगा करुण रस। क्या होगा? करुण रस इसमें हो जाएगा। का वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, के दोनों चरणों में कितनी मात्रा है? केवल एक चरण में नहीं पूछ रहा है, दोनों चरणों में। तो जो सुमिरत, जो पर आपका 2 मात्रा है, सुमिरत सब पर एक एक मात्रा है, 4 हो गया। सिद्धि में भी सब पर एक एक मात्रा है, 4 2 6 2 8 हो गया। होय में हो पर 2 मात्रा है और ई पर 1 मात्रा है, 11 हो गया। अब गण नायक का देखते हैं, तो 1 2 नायक, नायक में पहले 2 है फिर 1 है, 1 है। गण नायक करिवर में सब पर एक एक है और बदन में भी सब पर एक एक है। अब कितना हो गया? तो 4 3 7 2 9, 4 9 2 11 2 13, तो 13 ये हुआ और 11 ये हुआ। टोटल कितना हुआ? तो 13 11 24। कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं हो गई। गा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है बच्चों कि चरण कमल बंदो हरि राई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? चरण कमल मतलब प्रभु के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। सूरदास जी का पद है, कह रहे हैं कि प्रभु के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक है या फिर उपमा है या उत्प्रेक्षा है या श्लेष है? तो कौन सा अलंकार है बच्चों? तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। का वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है
कि अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। कौन सा उपसर्ग है? अनु है, या फिर अन है, या मान है, या कोई नहीं है। तो कौन सा है बच्चों? इसमें अनु उपसर्ग है। का वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है त्रिफला का समास विग्रह है। तो त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? 3 फलों का समूह, या 2 फलों का समूह, या फिर अमृत फल का समूह, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों त्रिफला, त्रिफला मतलब होता है 3 फलों का समूह, और ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। का वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि रात का तत्सम होगा। रात का तत्सम क्या होता है? तत्सम मतलब शुद्ध संस्कृत शब्द। क्या होगा बच्चों? रात्रि होगा, या फिर दिन होगा, या निशा होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा? रात का तत्सम रूप होता है रात्रि। क्या होता है बच्चों? रात्रि होता है। का वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है 17 में कि तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो क्या होगा? ते, तान, ताभी, ताभ्या, 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 तासाम, तासु। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ताभ्या होगा। क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप ताभ्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। उद्देश्य अर्थात कर्ता के बारे में जो सूचना देने वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं, या प्रक्रम कहते हैं, या शब्द कहते हैं, या फिर जिज्ञासा कहते हैं। तो बच्चों जो उद्देश्य के बारे में सूचना देने वाला भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो विधेय कहा जाता है। क्या हो जाएगा? का वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हालांकि ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। कर्मण प्रयोग होगा कि कर्तरी होगा कि भावे की कोई नहीं। तो बच्चों ये कर्मण प्रयोग हो जाएगा। कर्म के अनुसार होगा तो कर्मण प्रयोग हो जाएगा। का वाला विकल्प। 20वां देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर किए जाने वाले शब्द जो प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्या सर्वनाम कहेंगे, या फिर क्रिया कहते हैं, या विशेषण कहते हैं, या अव्यय कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? तो उनको सर्वनाम कहते हैं। का वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में आप लोगों का खंड बा शुरू होगा, वर्णनात्मक प्रश्न। मतलब इसका उत्तर आपको कॉपी में देना है। जो शुरुआत के 20 प्रश्न थे उनका उत्तर आप लोगों को किस पर देना है? तो OMR पर देना है। और इन प्रश्नों का उत्तर किस पर देना है? तो कॉपी में देना है। एक बार सभी लोग क्लास को अब तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में बरसात लिए वह दुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए अभाव होना
असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये चीज़ बताया गया है। आपको बता दें, ये ममता वाले पाठ से है। हालांकि पहला प्रश्न इसमें जो आपका है वो यही पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या हो जाएगा भैया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता पाठ के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब परंतु वह हिंदू विधवा थी जो समाज में सबसे ज़्यादा निराश्रय और विडंबित प्रणाली है। अब देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। इसमें अंश में हिंदू समाज की उस व्यवस्था की आलोचना की गई है जिसमें विधवा महिलाओं को बहुत दयनीय स्थिति में रखा जाता है। यह अंश ममता की विडंबना को भी दर्शाता है, जो एक उच्च परिवार से होने के बावजूद भी विधवा होने के कारण समाज में तुच्छ मानी जाती थी। अब इसमें देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है बच्चों कि गद्यावतरण में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। इस गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। तो भैया गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति बहुत खराब बताई गई है। हमें ऐसे प्राणी के समान बताया गया है जिसे कोई रहने का ठिकाना तक नहीं देता है। वह अनेक प्रकार के दुख सहने को मजबूर है। फिर अगला क्या है, अथवा। देखिए, अगर आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर दीजिए। और अथवा में क्या कह रहा है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती। भाई इसका कोई आधार नहीं कि नहीं एक ही स्वभाव वाले या एक ही प्रकार के लोगों में मित्रता होगी। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो भी गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ करता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। उच्च चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह देखते थे। नीति विशारद अकबर भी मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो जो नीतियों का विख्यात ज्ञाता था वो भी क्या करता था, तो अकबर की ओर देखता था। अब क्या है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। क्या कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। गद्य खंड के कौन से शीर्षक से बच्चों, तो मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए कह रहे हैं। तो चलिए भैया गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं। क्या कह रहा है, शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां समान हों। यह आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति की ओर, उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा जो हो वैसे ही मित्र को ढूंढे। इसीलिए क्या होता है, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके, इसलिए क्या करते हैं लोग, अपने से विपरीत परिस्थिति वाले को ढूंढते हैं। प्रश्न संख्या इसका तीसरा थर्ड वाला कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं भैया, तो उत्तर में देखते हैं विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं।
आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे कि चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर आकर्षित होते थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 हो चुका। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों? दूसरा कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर। क्या कहा कि जिनके प्रताप का साक्षी अर्थात गवाह, ये अतुलनीय प्रताप का साक्षी कौन है? तो दिवाकर अर्थात सूर्यदेव हैं। जिन्हें चारों ओर से, जिनके मान सम्मान यश कीर्ति को निशाकर अर्थात चंद्रमा चारों ओर से घूम घूम करके देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। क्या कहा कि जिनका अनंत तारागण जो हैं ये क्या किए हैं? वैभव देख चुके हैं, आकाश के अनंत तारागण उनके मान सम्मान को देख चुके हैं और अनगिनतों बार वीरता पूर्वक उनके विजय के जय घोष को भी सुन चुके हैं। अब कह रहे हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए संदर्भ लिख देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके रचयिता कौन है बच्चों? तो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। अगला इसमें क्या कह रहा है? दूसरा इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पूरा है भैया। त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों को याद करो जिनके अतुलनीय प्रताप का साक्ष्य सूर्य आज भी दे रहा है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूमकर देख चुका है। ये ही तो हमारे पूर्वज थे। हमारे पूर्वजों के ऐश्वर्य को तारागणों का अनंत समूह पहले ही देख चुका है। हमारे पूर्वजों की विजय घोष और युद्धों को आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तीसरा नंबर इसमें कह रहे हैं कि उपर्युक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? मतलब इसमें किसकी महिमा का वर्णन है बच्चों? तो उपर्युक्त पद्यांश में हमारे पूर्वजों की महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। शेयर नहीं रुकना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए और उनसे भी बोलते रहिए कि शेयर करते रहें। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या कहा गया कि किसी एक का, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस एक का हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्रस्थली है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य, यहाँ से ही संस्कृत भाषा, संस्कृतेश्च और संस्कृति का, आलोका मतलब प्रकाश, सर्वत्र प्रसृतः सभी जगह फैलता है। यहाँ से ही संस्कृत भाषा और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैलता है। मुगल युवराजा दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, और वह उसके ज्ञान से प्रभावित भी हुआ। यत जिससे तेन उपनिषदाम, उन उपनिषदों का अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। चलिए ये तो हो गया बच्चों। इसका आप लोग संदर्भ और इसका हिंदी में अनुवाद का जो है स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं।
अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अथवा वाले में, चाहे उसको करो चाहे इसे करो। इसमें क्या कह रहा है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति है। मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वज, मानव जीवन संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए यान आचारान विचारान च आदर्शन, जो आचार विचार दिखाए, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वही सभी हमारी संस्कृति है। कौन से पाठ से बच्चों? तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अवतरित है। अब देखिए अनुवाद का और संदर्भ का आप लोग चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देखते हैं फिर हम लोग प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है बच्चों? दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो संदर्भ कौन सा है? भारतीय संस्कृति का है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब देखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याण को देखें अर्थात सबका कल्याण हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् किसी के भी हिस्से में कोई दुख का भाग ना आए। अब ये आप लोग चाहें तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी मतलब इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद का। अथवा क्या कह रहा है बच्चों? अथवा कह रहा है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लाभम हित्वा सुखी भवेत्। संदर्भ में कह रहा है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक शीर्षक से लिया गया है। तो क्या कह रहे हैं? मानम हित्वा प्रियो भवति मतलब अभिमान को छोड़ करके प्रिय हो जाता है। कोई भी व्यक्ति है तो क्या करता है, जब अभिमान को छोड़ देता है, घमंड को छोड़ देता है तो प्रिय हो जाता है। और फिर क्या कह रहे हैं? क्रोधम हित्वा न शोचति, और क्रोध को छोड़ करके शोक नहीं करता है। शोक अर्थात किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाता है। कामम हित्वार्थवान भवति, और कामना अर्थात इच्छा को छोड़ करके अर्थवान हो जाता है यानी कि धनी हो जाता है। लाभम हित्वा सुखी भवेत्, लोभम हित्वा होना चाहिए, और लोभ को अर्थात लालच को छोड़ करके सुखी हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बच्चों कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। हर जिले के लिए खंड काव्य निर्धारित है, एक दिन मैंने कुछ बताया भी था। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या इसमें 5 का में कह रहा है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। और इसे न कर पाना तो इसे कर लेना, मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। अथवा क्या बच्चों? ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये आप लोगों के गोंडा जिले का है इसलिए मैं इसे करवा दे रहा हूँ, बाकी सबका करवाया जाएगा, घबराना नहीं है आपको, सब करवाया जाएगा, मैं एक एक करके सबको करवा दूंगा। उत्तर क्या है बच्चों? कथानक का लिखना है, कथा वस्तु का सारांश। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु जवाहरलाल नेहरू के जीवन, विचारों
और उनके संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति, मानवता, प्रेम और ज्ञान के महत्व को उजागर किया गया है। यह खंड काव्य नेहरू को एक प्रेरणादायक नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, जिन्होंने देश के उत्थान के लिए अपना जीवन भी समर्पित कर दिया। ऐसे नेता के बारे में है। चलिए सारांश में देख लेते हैं कथा वस्तु का सारांश क्या कह रहा है। तो कथा वस्तु का सारांश कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का जीवन और योगदान, भाई उनका जीवन कैसा था और योगदान क्या था। तो यह खंड काव्य जवाहरलाल नेहरू के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उनके विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन करता है। फिर क्या है, उनका मानवता और प्रेम कैसा था। मानवता और प्रेम अगली हेडिंग आप लोगों की है, तो चलिए देखते हैं क्या है। मानवता और प्रेम में कह रहा है बच्चों कि कवि ने नेहरू जी की मानवता के प्रति प्रेम और करुणा को दर्शाया है। वह एक प्रेरणादायक नेता थे जो हमेशा अपने देश के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। शिक्षा के महत्व में देखें तो खंड काव्य में शिक्षा और ज्ञान की शक्ति पर जोर दिया गया है। भाई नेहरू जी के पास सबसे बड़ी शक्ति थी शिक्षा और ज्ञान की शक्ति। सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों में क्या है, यह खंड काव्य भारतीय समाज और संस्कृति के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया गया है। प्रेरणादायक संदेश क्या है, अंततः यह खंड काव्य एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि कैसे एक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अब अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हम लोगों को 2 दिया जाता है, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है। मैंने कथा वस्तु लिखा दिया है, नेहरू जी का चरित्र चित्रण किसी और में करवा दिया जाएगा। गा नंबर में कह रहा है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग, अर्थात द्वितीय सर्ग का नाम लक्ष्मी सर्ग है, तो उसका सारांश आपको लिखना है। अगर आप उसे नहीं कर पा रहे हैं मेवाड़ मुकुट वाले बच्चे, तो क्या करेंगे, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। दौलत का चरित्र चित्रण करना है मेवाड़ मुकुट के आधार पर। घा नंबर में कह रहा है कि घा का पहला अग्र पूजा खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। या फिर क्या करना है, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्रांकन कीजिए। अंगा नंबर क्या कह रहा है बच्चों, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नायक कौन, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी। अथवा जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। मतलब जो इसका प्रथम सर्ग है उसका आपको क्या करना है, तो कथानक लिख देना है। चा में कह रहा है, चा नंबर कोई एक ही करना है जो आपके ज़िले में हो, निर्धारित हो, उसे ही आप लोगों को करना है। तो अब चा नंबर में क्या कह रहा है बच्चों कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। और मान लो आप संकल्प सर्ग का सारांश नहीं लिख पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद में देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कि कर्ण खंड काव्य के द्यूत सभा से में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए। या फिर क्या करना है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। देखिए श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण आसान होगा, जो भी बच्चे कर्ण खंड काव्य वाले हैं, आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि श्री कृष्ण जी के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते भी हैं। तो आपको वहाँ पर अगर उसके अकॉर्डिंग करना है तो थोड़ा सा उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला कह रहा है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा क्या करना है, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आगमन सर्ग की कथा वस्तु को आपको लिखना है।
झा नंबर में कह रहा है कि तुमुल खंड काव्य, कौन सा खंड काव्य बच्चों? तो तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर तुमुल खंड काव्य में के राम मिलाप और सौमिष का उपचार सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। मतलब दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर भी करना है। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है? तो छठवां प्रश्न आ गया। क्या आ गया? छठवां प्रश्न। और छठवें प्रश्न में आपसे कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से, छठवें का क्या है, किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है जो यहाँ पर लेखकों का नाम दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग उनकी एक रचना भी आप लोगों को लिखनी है। तो क्या है बच्चों? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो चलिए हम लोग इसमें से देखते हैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय में हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व तो संभाला ही था कि युवावस्था की पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन संघर्ष तो किए भैया, लेकिन क्या हुआ? लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। रचनाओं में देखते हैं तो क्या बच्चों? कृतियाँ यानी रचनाएं। प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे नाटक में देखें तो क्या क्या है? स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है, विशाख है, ध्रुव स्वामिनी है, कामना है, राज्यश्री, जनमेजय का नागयज्ञ कई बार पूछा गया है, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, कल्याणी परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ये सभी क्या हैं? नाटक हैं। और प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर समन्वय भी है, सुंदर तालमेल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसे उठा करके रख दिया। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। कहानी संग्रह देखें तो कहानी संग्रह में क्या क्या है बच्चों? तो कहानी संग्रह में इनका है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल। क्या क्या है? तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। उपन्यास अगर हम लोग देखें इनका प्रसाद जी का, तो क्या क्या है उपन्यास में बच्चों? उपन्यास में है कंकाल, तितली और इरावती, जो कि अपूर्ण है। प्रसाद जी ने अपने
इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। इसके बाद में निबंध संग्रह देखें तो क्या है, काव्य कला तथा अन्य निबंध है। इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। काव्य की अगर हम बात करें तो काव्य में क्या है, काव्य में इनका है कामायनी जो कि महाकाव्य है, आंसू है, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। कामायनी महाकाव्य मैंने पहले ही बता दिया। प्रश्न संख्या खा कह रहा है, छठवां का खा, दिए गए कवियों में से किसी का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। किसी एक का जीवन परिचय देना है। कौन कौन कवि हैं, तो तुलसीदास जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं और बिहारी लाल जी हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों। और जीवन परिचय बिहारी लाल जी का हम लोग देखेंगे। क्या है बिहारी लाल जी का जीवन परिचय? कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय था। इनके पिता कौन थे? पंडित केशव राय थे। बिहारी लाल जी का बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ और युवावस्था मथुरा में भी था। इनका ससुराल भी मथुरा में ही था। बिहारी लाल की रुचि बचपन से ही काव्य रचना व साहित्य में थी। उन्होंने युवावस्था में ही संस्कृत, हिंदी और ब्रज भाषा का अध्ययन कर लिया था। ओरछा में इनकी भेंट केशवदास से हुई। ओरछा एक स्थान है और केशवदास एक कवि हैं, वहाँ पर इनकी भेंट होती है, जिनसे उन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। मुगल सम्राट शाहजहां ने इन्हें आगरा आने का निमंत्रण दिया और इनके निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके पश्चात ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि बन गए। एक समय पर जब राजा जय सिंह अपनी पत्नी के प्रेमवश में अपने राज्य एवं राज्यकार्यों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब नया नया विवाह हुआ और पत्नी के प्रेम में राजपाट कुछ भी नहीं देख रहे थे, तो उस समय क्या होता है, तो उस समय बिहारी लाल जी ने राजा जय सिंह के पास एक दोहा लिखकर भेजा। मतलब एक दोहा लिखा और क्या कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यों आगे कौन हवाल। और जब ये दोहा बिहारी जी ने लिखा और भेज दिया तो क्या होता है, इस दोहे को पढ़ करके राजा जय सिंह का मोह भंग हुआ और उसके बाद से वह अपने राज्य की देखभाल अच्छे से करने लगे। अगर हम साहित्यिक परिचय एवं भाषा शैली इनका देखें तो क्या है बच्चों, बिहारी जी ने अपनी साहित्यिक रचना में विभिन्न भावों के द्वारा उच्च स्तर की अभिव्यक्ति की है। बिहारी जी ने अपने दोहों में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इसके साथ ही भाव, विभाव, अलंकार, नायिका भेद, रसों आदि का भी सटीकता से प्रयोग किया है। उनकी काव्य की भाषा ब्रज थी और उनके काव्य संग्रह में भक्ति और श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। इनकी एकमात्र रचना है कौन सी? बिहारी जी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें इन्होंने 700 से अधिक दोहों की रचना की है। इसके अंदर इन्होंने विभिन्न विषयों को शामिल किया है। बिहारी सतसई ब्रज भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसके कारण इनकी इस रचना को गागर में सागर की संज्ञा दी गई है। बिहारी लाल जी की रचना बिहारी सतसई ने इन्हें बहुत प्रसिद्ध किया, जिसके कारण इनकी यह पुस्तक ने काव्य में अपनी अलग पहचान ही बना ली। इनके दोहों के बारे में कहा भी जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। अच्छा, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है बच्चों कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। जो इस प्रश्न पत्र
में न आया हो। जो 2 लिखा है ये 2 नंबर का था, वो गलती से हो गया है। तो इस प्रश्न पत्र में जो ना आया हो उस श्लोक को आपको लिखना है। क्या है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ये आप लोगों का हो जाएगा किसका? ये किसका हो जाएगा? तो 7वें प्रश्न का हो गया, और 2 नंबर का ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। किसी भी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति? वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो क्या है? वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कितने हैं? तो 3 विश्वविद्यालय हैं। कितने बच्चों? 3 विश्वविद्यालय हैं। दूसरा इसमें क्या कह रहा है? चंद्रशेखरा कथम बंदीकृतः? चंद्रशेखर कैसे बंदी बनाए गए? चंद्रशेखर को बंदी कैसे बनाया गया था? तो चंद्रशेखरा आंग्ल शासकीय राजद्रोही घोषिता। चंद्रशेखर को अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था? अंग्रेजी शासकों ने राजद्रोही घोषित कर दिया था। अति बंदीकृता, इसलिए क्या हुआ? उन्हें बंदी बना लिया गया। अब फिर देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3, इसमें थर्ड वाला क्या कह रहा है? पदेन बिना किम दूरम याति? पैरों के बिना भी कौन दूर जाता है? तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति। पैरों के बिना भी पत्र यानी चिट्ठी जिसको कहते हैं दूर तक चला जाता है। चौथा इसमें कह रहा है संस्कृति शब्द से किम तात्पर्य? संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? तो भैया क्या कहा गया? मानव जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन। मतलब मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए जो आचार विचार दिखाए गए हैं तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति, वही सभी हमारी संस्कृति है। इसके बाद में क्या है बच्चों? प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी एक अभिशाप, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, या विज्ञान अभिशाप या वरदान, या फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परोपकार जिसको कह सकते हैं। और हम लोग आज देखेंगे विज्ञान अभिशाप एवं या वरदान इस टॉपिक पर। तो देखते हैं बच्चों, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। यह हमें नए नए आविष्कारों और तकनीकों से परिचित कराता है जो हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाते हैं। लेकिन क्या विज्ञान वास्तव में एक वरदान है या एक अभिशाप भी हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो भैया वरदान भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है। तो पहले देखते हैं विज्ञान के वरदान। विज्ञान ने हमें कई वरदान दिए हैं, जैसे कि कौन कौन सा? चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए आविष्कार जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। और क्या किया है? और क्या किया बच्चों? संचार के नए साधन जैसे कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन जो हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का अवसर देते हैं। और क्या है? यातायात के नए साधन जैसे कि विमान और ट्रेन जो हमें जल्दी और सुरक्षित रूप से यात्रा करने का अवसर देते हैं। ऊर्जा के नए स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हैं। ये तो था वरदान के रूप में। अभिशाप के रूप में देखते हैं क्या है? तो विज्ञान के अभिशाप में, लेकिन विज्ञान के कुछ अभिशाप भी हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। परमाणु बम और अन्य विनाशकारी हथियार जो हमारे जीवन को खतरे में डालते हैं। तकनीकी निर्भरता जो हमें अपने जीवन को मशीनों पर निर्भर बनाती है। जैविक और रासायनिक हथियार जो हमारे जीवन को खतरे में डालते हैं। अब अगर टोटल हम लोग निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष क्या कह रहा है? विज्ञान एक दोधारी तलवार है।
जो हमें वरदान और अभिशाप दोनों दे सकता है। हमें विज्ञान का उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी से करना चाहिए ताकि हम इसके वरदानों का आनंद ले सकें और इसके अभिशापों से बच सकें। अब है प्रश्न संख्या 10 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। जिन लोगों ने बच्चों अब तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, सभी लोग एक बार कर दीजिए और देखते हैं। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो चलिए, पत्र इधर से शुरू होगा। D64 जागृति विहार, रेलवे रोड, मेरठ, और दिनांक जो भी जिस दिनांक में है वो दिनांक यहीं पर डालेंगे। इसके बाद में देखते हैं, प्रिय मित्र, कैसा है, मतलब आप कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। मैं तुम्हें यह पत्र अपनी जिंदगी और अपनी खास रुचियों के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। इन दिनों क्या कह रहे हैं, इन दिनों मैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई में व्यस्त हूँ। कोडिंग और एल्गोरिदम की दुनिया मुझे बहुत रोमांचक लगती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। मुझे नई चीज़ें सीखने और उन्हें बनाने में बहुत मज़ा आता है। पढ़ाई के अलावा मुझे संगीत में भी बहुत दिलचस्पी है। बचपन से ही मैं गिटार बजा रहा हूँ और अब मैं संगीत रचना भी सीख रहा हूँ। मुझे अपनी भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक और रुचि है, मतलब संगीत बताया, कोडिंग और एल्गोरिदम बताया, इसके बाद में कह रहे हैं मेरी एक और रुचि है। कौन सी रुचि है? पुस्तकें पढ़ना। मुझे विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ना पसंद है, खासकर विज्ञान, कथा और दर्शन। किताबें मुझे नई दुनिया और विचारों से परिचित कराती हैं और मेरी कल्पना शक्ति को बढ़ाती भी हैं। तुम्हारी क्या खास रुचियां हैं? भैया, आपकी क्या क्या खास रुचियां हैं? तुम्हें इन दिनों क्या करना पसंद है? मुझे तुम्हारे जुनून और हालिया अनुभवों के बारे में भी जानने में बहुत दिलचस्पी है। जल्दी ही तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा, तब शायद हम दोनों अपनी रुचियों के बारे में और विस्तार से बात कर सकें और हो सकता है एक दूसरे को कुछ प्रेरणा भी दे सकें। बहुत याद आती है, क्या कहा कि बहुत याद आती है, तुम्हें जल्द ही मिलने की आशा करता हूँ। तुम्हारा मित्र का खा गा। अथवा क्या कह रहा है बच्चों? उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। अब देखिए, इस प्रकार से हम लोग काफ़ी कुछ इसमें इस मॉडल पेपर में भी सीखने को पाए। तो ऐसे ही समस्त मॉडल पेपर पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। क्लास को अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग बताइए, क्योंकि आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही कीमती है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।